बांद्रा लिंकिंग रोड में एक रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन था और वहां राज साहब को बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया था। उन्हें देखने के लिए बड़ी भीड़ लगी थी। तो एक 12 साल का बच्चा वो भीड़ को चीरता हुआ किसी भी तरीके से वो शीशे तक पहुंचा। तो राज साहब खाना खा रहे थे, तो राज साहब को यूं देख रहा था वो। 16 साल के बाद वही बच्चा राज साहब की प्रेम रोग में मेन विलन बना और वो था रज़ा मुराद। संजय लीला बंसाली, उन्होंने कैसे आपको सिलेक्ट किया? He the perfectionist. Whatever he wants, he wants. जब पहला दिन हुआ मेरा इसमें पद्मावत में, तो 3-4 किस्म की दाढ़ियां बनवाई गई थी। तो वो तो अपने शॉट ले रहे थे फ्लोर पे। तो हर दाढ़ी लगाने के बाद उन्हें एक स्क्रीनशॉट भेजा जाता था मेरा। उस पे उन्होंने अप्रूव किया कि ये दाढ़ी ठीक है। Did you enjoy working on जोधा अकबर? एक पहलू दिखाया है उन्होंने जोधा और अकबर का, जो कि आपको किसी और फिल्म में नहीं दिखाई दिया होगा। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा टर्न्स एंड ट्विस्ट नहीं थे। ऐश्वर्या राय भी, मतलब जो उनकी खूबसूरत आंखें हैं, उनको स्याह कर दिया गया था कॉन्टेक्ट लेंसेज के थ्रू। तो जितना दिखाना चाहते थे उन्होंने उतना ही दिखाया। राजकुमार के बारे में कुछ बताएंगे? एक बार वो जुहू बीच पर अपने एक फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गए थे, तो किसी ने कोई भद्दा कमेंट पास कर दिया था लेडी के बारे में। राज साहब को गुस्सा आया और राज साहब ने उसे इतना मारा कि ही डाइड, और राज साहब पे मर्डर का केस चला था। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Mumbai, and my guest today is veteran actor Raza Murad. Raza Murad is a veteran Indian actor known for his deep voice, powerful performances, and a career spanning several decades in Bollywood and regional cinema. You would remember him for roles as villains, but he never did roles of slapstick comedy or reduced the role to caricatures. रज़ा साहब, थैंक यू सो मच कि आप पॉडकास्ट में आए। आपसे बात करने का मुझे मौका मिला है, मैं खुश नसीब हूँ। तो मैं शुरुआत करती हूँ आपके जो फर्स्ट फिल्म है विद दैट। आप यू एक्टेड विद अमिताभ बच्चन एंड यू ऑल्सो एक्टेड इन दिस वन मूवी जो आइकॉनिक फिल्म है, जो सब जानते हैं, हर जनरेशन ऑफ इंडियंस जो हैं दे हैव वॉच नमक हराम। तो राइट इन द बिगिनिंग ऑफ योर करियर यू एक्ट विद अमिताभ बच्चन, यू एक्ट with Rajesh Khanna, you act with fabulous directors. तो उस दौर के बारे में हमें कुछ बताइए। वो दौर बिल्कुल अलग था जी। 2 किस्म के फिल्म मेकर्स थे। एक वो थे जिन्हें फिल्म बनाने का शौक था, और एक वो थे जिन्हें फिल्म कंप्लीट करने का शौक था। जिन्हें फिल्म कंप्लीट करने का शौक था उनका पूरा दारो मदार उनके हीरो पर होता था। हीरो कहानी सुनता था, हीरोइन सेलेक्ट करता था, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर्स, कास्ट, जो भी उसकी कटलरी के होते थे। तो ये होता था। कुछ मेकर्स थे, बिमल रॉय, महबूब खान, राज कपूर, वी शांताराम, ये फिल्में दिल से बनाते थे। और ये जो कैटेगरी थी ये दिमाग से बनाते थे कि हमने ये हीरो ले लिया है, टेरिटरी इतने में जाएगी, और हीरो अगर मेहरबान हो गया, जल्दी डेट्स दे दी तो और बचत हो जाएगी, फिल्म जल्दी रिलीज हो जाएगी। तो पूरा दारो मदार जो था वो हीरो पर था। तो उसके बाद कहानी ढूंढते थे? हाँ, हीरो सेलेक्ट करता था कहानी भी। जी हाँ, हीरो अगर आपके पास एक बार आ गया, हीरो ने अगर कंफर्मेशन लेटर पे दस्तखत कर दिए तो आपकी निकल पड़ी। फिर वही करेगा सबको जो करना है। वाह। हाँ? और लाइन लगी रहती थी हीरो के बंगले के बाहर, और मैं भी इसका शिकार कई बार हुआ, क्योंकि मैं किसी ग्रुप में नहीं था। अच्छा। मैं किसी की चिलम नहीं भरता था। शाम को पैकअप के बाद अपना काम से काम,
काम खत्म हुआ, घर आ गए। तो हर हीरो का अपना ग्रुप होता था, उसका अपना म्यूजिक डायरेक्टर होता था, उसकी पसंद की हीरोइन होती थी, उसके पसंद का सिंगर होता था, और बहुत से ऐसे एक्टर्स जो शो स्टीलर्स नहीं होते थे वो उसके ग्रुप में रहते थे। हाँ, कि साइड में कोई काम मिल ही जाए शायद। नहीं, इस मेरा वजह कहने से- का मतलब यह है कि अगर आप हीरो पर गुस्सा हैं, आप उससे कुत्ता नहीं कह सकते, वो कह सकता है आपको, वाह, आप नहीं कह सकते। काफी और दबाव। और आप अगर उस पे गुस्सा हैं तो आप चिल्ला नहीं सकते, आप कोई भी अपशब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कर सकता है। वो उसका पैदाइशी हक होता था। कुत्ता कमीना कहना उनका पैदाइशी हक होता था, और हमारे लिए उस पे एम्बार्गो था, हम नहीं कह सकते थे। खैर, आप ये 60 और 70 के दशक की बात कर रहे हैं। 70 के दशक। अब आते हैं कि मैं क्यों इसका शिकार होते होते रह गया। दिलचस्प गुस्सा है। ऋषिदा ने मुझे बुलाया नमक हराम के लिए, और उन्होंने कहा, रोजा, हम तुम्हारा कोई फिल्म देखा नहीं है। रोजा। वो गुलजार बोला, तुम अच्छा एक्टर है, तो हमारे पास एक कैरेक्टर है, शायर का रोल है, अनलकी एक्टर को कभी नहीं मिलता है, लकी एक्टर को लाइफ में एक टाइम मिलता है। ये कहा उन्होंने। फिर उन्होंने उससे कहा, प्रोडक्शन वाले से, रोजा को लेकर जाओ खादी भवन में, इसको 2 जोड़ा दिलाओ, पजामा कुर्ता खादी का दिलाओ, और रोजा, जिस दिन तुम शूटिंग करेगा उस दिन तुम नहाएगा नहीं, तुम स्वर नहीं धोएगा। उनका नहीं धोएगा, नहीं नहाएगा। तो अब मैं आता हूं पॉइंट पे। तो मैं रहता था मालाबार हिल, और मेरे घर से थोड़े ही फासले पे रहते थे नितिन मुकेश। अच्छा। नितिन मुकेश वॉज एन असिस्टेंट टू ऋषिदा, ओके। मुकेश साहब के बेटे। साहबजादे, और नील नितिन मुकेश के वालिद। उसने मुझे क्वेश्चन किया। उसने कहा, रजा, राजेश खन्ना चाहते हैं कि उनके गुरु हैं वीके शर्मा, वो ये रोल करें, लेकिन ऋषिदा नहीं माने। वो ऋषिदा थे, नहीं माने। तो काका जी को ये बात बहुत बुरी लगी। काका जी का कहना ना माने, उस जमाने में तो ये था, ऊपर आका, नीचे काका, और बाकी सबकी माँ का। वो जमाना था। तो काका जी की बात ना मानना, आप तो भगवान को आप नाराज कर रहे हैं। तो ही क्वेश्चन मी के हो सकता है कि उनका रवैया आपसे थोड़ा रूखा हो, थोड़ी हॉस्टिलिटी हो। उनका ठीक है भाई, अब अभी जो भी हो है वो तो करना तो है, काम तो करना है। तो हम सेट पर पहुंचे, मोहन स्टूडियो में। सन 72 की बात। तो कुछ 2000 लड़कियां थी सेट पर, काका जी की। एक पागलपन था उस वक्त। हिस्टीरिया था। द होल कंट्री वॉज अंडर राजेश खन्ना स्पेल। ही यूज्ड टू क्रिएट हिस्टीरिया, मॉब हिस्टीरिया। और वो ऑर्गेनिक था, मतलब कोई करवा नहीं, नहीं नहीं, रहा, करवा पीआर नहीं रहा। एजेंसी नहीं, नहीं, करवा और रही है, तब ऐसे कोई कुछ नहीं। मोबाइल्स भी नहीं थे उस जमाने में, टेलीविजन भी नहीं था, और पब्लिसिटी के साधन नहीं थे, मीडिया नहीं था। फिर भी लोगों को पता था ये यहाँ शूटिंग हाँ कर हाँ, रहे हैं। जी जी जी। खैर, हम सेट पर पहुंचे, तो हमने कहा, एक बार हमारा इनसे परिचय करा दो। बैठे हुए थे, किसी से बात कर रहे थे, तो नितिन ले गया, कहने लगे, काका जी, रजा मुराद ये अलम का रोल कर रहे हैं। ही लुक्ड एट मी, स्टूड अप एंड ही शुक अ हैंड विथ मी। चलो, तो तहजीब से। काफी उनका फ्रेंडली जेस्चर था। अब क्या है कि अगर फ्रेंडली जेस्चर ना भी हो तो मुझे तो काम करना है। जी। मुझे जो दिया गया है, आई हैव टू डिलीवर द गुड्स। कई बार आपको यू हैव टू वर्क अगेंस्ट द ऑड्स ऑल्सो। आप माहौल के बरखिलाफ भी आप काम करते हैं।
you have to swim against the tide and deliver the goods at the stipulated time. पहला दिन हुआ और एक सीन किया हमने, तो थोड़ी सी अनइजीनेस थी मुझ में। पहला शॉट कुछ 7 रीटेक हुए उसके, तो ही वॉज क्वाइट हेल्पफुल ऑल्सो। सबुर अंटी सबुर में आया नहीं लाया गया हूँ, मुफ्त में ब्योड़ा पीने के लिए आता है। पैसा है तेरे पास? पैसा नहीं है आंटी, पैसे वाला है। क्यों बंधु? हाँ बंधु। तो यहाँ ये एक सीन था, एक शॉट था ये। खैर ये हो गया। उसके बाद वो आंटी कहती है कि पता नहीं ये जीना क्यों नहीं चाहता। तो जो हालात थे मेरे, दुबला पतला, बीमार, जिंदगी से मायूस, तो एक शेर पढ़ना था मुझे। वो कहती है कि पता नहीं ये जीना क्यों नहीं चाहता। तो गिलास रोक लेता हूं मैं और कहता हूं कि जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरजू में जिए जा रहा हूं मैं। और ये कह के मैं शराब पी लेता हूं, पूरी शराब पी लेता हूं मैं। एंड देन ही गिव मी अ गुड कॉम्प्लीमेंट। काका जी कहने लगे तेरे शेर पढ़ने का अंदाज तो कैफी आदमी जी जैसा है, विच वॉज अ वेरी वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। फिर मुझे कभी उनसे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। और ये ऋषिदा डायरेक्ट कर रहे थे आपको? जी, कहने का मतलब ये है कि अगर वहां ऋषिदा नहीं होते तो वो रोल कभी मुझ तक पहुंचता नहीं, क्योंकि ऋषिदा थे। अच्छा, एक और दिलचस्प मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। अच्छा, आप एक बिफोर दैट आई जस्ट आस्क यू दिस, कहा जाता है कि वो कभी सेट पे नहीं आते थे टाइम पे, देर करते थे और बाकी एक्टर्स को वेट करना पड़ता था 5, 6, 7 घंटे, कभी कभी सेट कैंसिल भी हो जाता था, रैप अप हो ये जाता था। आपको मेंटली प्रिपेयर होकर जाना होता था जी। कि वो वक्त पर नहीं आएंगे। उनका जो अपना लाइफस्टाइल था, पैकअप के बाद उनके घर में रोज दावत होती थी, चेले चपाटे सारे। लेकिन बहुत बड़ा उनका दिल था। ही वॉज अ वेरी बिग हार्टेड मैन। खिलाने में पिलाने में अपने दोस्तों को उन्होंने बंगलोज गिफ्ट किए हैं, सही। बंगलोज गिफ्ट किए हैं, गाड़ियां गिफ्ट की हैं। ही वॉज वेरी बिग हार्टेड मैन। लेकिन यह था कि शाम को महफिल होती थी और दोस्त आते थे। दोस्त आते अपनी मर्जी से थे, जाते काका जी की मर्जी से थे। फिर आप एक बार आए तो फिर आप उनकी ही मर्जी से आप अलविदा कह सकते हैं। और फिर पार्टी चलती थी। सुबह 5 बजे डिनर सर्व होता था। हाँ, फिर कहाँ जाएंगे लोग, काम पे कैसे आएंगे? जी जी। फिर वो 6 बजे सोते थे तो 1-2 बजे उठते थे, फिर तैयार होकर 3-4 बजे आ जाते थे। तो ये सिलसिला था। जी, आप एक किस्सा सुनाने वाले थे कोई? हाँ। तो ऋषिदा और ऋषिदा का ये आलम था कि कोई भी अपना उल्टा और सीधा हाथ कटवा सकता था उनके साथ काम करने के लिए। ऑफ कोर्स। तो डायरेक्टर क्या होता था, फादर फिगर क्या होता था, यह मैं आपको बताता हूं। एक मुजरा पिक्चराइज हो रहा था, सुनी रे सजरिया साजन बिन तेरे, जयश्री टी और हबीबा रहमान पर। मोन स्टूडियो में था और जो दफ्तर था वो काफी दूर था, फासला काफी था इससे, फ्लोर से। तो उन्होंने कंबाइंड शॉट लगाया। चेस खेलते थे, चेस खेलने का बहुत शौक था। ओ पिंटू को बुलाओ, पिंटू को बुलाओ। पिंटू यानी राजेश खन्ना को पिंटू बोलते थे। पिंटू, अच्छा। सर वो फोन अटेंड करने गए, एक्सटेंशन भी नहीं था तो आपको वहां जाना पड़ता था। आया, क्या पिंटू तुम फोन करने जाता है, कितना नुकसान होता है प्रोड्यूसर का, 4000 रुपया 1 मिनट नुकसान होता है उसका, अभी बैठो।
उमेद को बुलाओ, अमिताभ बच्चन, उमेद को बुलाओ। सर उनका भी फोन आया है। अच्छा, अभी देखता है, हम अभी देखता है। दोनों को बुलाया, बिठाया और क्लास ली। तुम इधर काम करने के लिए आया है कि फोन करने के लिए आया है? अभी जब तक गाना खत्म नहीं होएगा कोई सेट से बाहर नहीं जाएगा। चौकीदार को बुलाया, अंदर से ताला लगवा दिया और रात के 12:30 बजे तक, जब तक गाना खत्म नहीं हुआ, ना कोई अंदर से बाहर आया, ना कोई बाहर से अंदर गया। ये डायरेक्टर होता था। ही वॉज लाइक अ फादर फिगर। रुतबा था और उनका। जी, रुतबा था और एक सक्सेस रेशो बहुत अच्छा था। आपकी जो पिछली फिल्में कामयाब होती हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे आजकल हर एक संजय लीला बंसाली के साथ काम करना चाहता है बिकॉज ऑफ हिज पास्ट। और उनका कैनवस बड़ा है संजय लीला जी बंसाली जी का। हाँ, वो भी एक था, जैसे हाँ उन पर भी आएंगे बाद में। जी। उन पर भी बाद में आएंगे। तो साहब, ही वॉज लाइक अ फादर फिगर। और उसके बाद साहब किसी की जरूरत नहीं हुई बाहर निकलने की। फिर गाना उन्होंने कंप्लीट किया। तो ये ऐसा भी डायरेक्टर हुआ है उस जमाने में जिसने उमेद को भी कंट्रोल किया और पिंटू को भी किया। और जो उस जमाने के जो 70s के दशक के मनमोहन देसाई, सिप्पी और यश चोपड़ा की फिल्में, वो उस वक्त वो भी तो बनती थी। नहीं, वो भी बनती थी अच्छी। देखिए, जिसका सक्सेस रेशियो अच्छा है उसके साथ सब काम करना चाहते हैं, उसकी गुड बुक्स में सब रहना चाहते हैं। राजेश खन्ना ने भी जब होम प्रोडक्शन अपना खोला तो रोटी उन्होंने मनमोहन देसाई से डायरेक्ट करवाई। हाँ, मंजी ऑल्सो। हाँ, शक्ति सामंत से भी उन्होंने फिल्में डायरेक्ट करवाई अपनी। सक्सेस रेशियो बहुत काम करता है। और जो आपका एक परमुटेशन, एक कॉम्बिनेशन होता है आपका सक्सेस का, कि भाई एक सक्सेस हमने साथ दिए, दूसरी भी देंगे, तीसरी भी देंगे। आराधना के बाद कटी पतंग आई। ये आई उसके बाद वो शर्मिला टैगोर के साथ थी कटी पतंग ना। हाँ हाँ, कटी, नहीं, आशा पारेख। वो उसमें आशा पारेख थी। आशा पारेख, हाँ। अमर प्रेम, अमर प्रेम शर्मिला टैगोर के साथ। हाँ आनंद आई, कटी पतंग आई, हाँ अमर प्रेम आई। और उसके बाद दे बिकेम पार्टनर्स इवन इन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा। वो अपनी फिल्में रिलीज भी करते थे, राजेश खन्ना और शक्ति सामंत। तो देखिए, अलग अलग स्कूल होते हैं। ऋषिदा वॉज अ सिंपल स्टोरी टेलर। हाँ, सिंप्लिसिटी ही उनकी खूबसूरती थी, जिसमें ह्यूमर का टिंज होता था, जिसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते थे। जैसे उसमें अनाड़ी में मिसेस टीसा का कैरेक्टर था, ललिता पवार का। राज कपूर और ललिता पवार जी, का जी, जो हाँ, जक्सटापोजिशन, जिस तरह का जैसे रिलेशन। बावर्ची में हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय का कैरेक्टर, टिपिकल लवेबल कैरेक्टर्स होते थे। मुन्ना जो कहता है, जी, मुन्ना, हंगल साहब मुन्ना। हंगल साहब को मुन्ना। जी जी हाँ, और वो जो उन्होंने गाना गाया था हरिंद्र नाथ, सुबह की किरणें आई हाँ, हाँ, हैं, हाँ। खुशियां ही खुशियां जी लाई जी हैं, जी 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 जो वो कहते हैं जी। नमस्ते नमस्ते। तो उनके किरदार बड़े ह्यूमन होते थे, दिल को छूते थे। कहानी सिंपल होती थी। हीरोइन एकदम सिंपल होती थी, ऑलमोस्ट विदाउट मेकअप, साड़ी क्लेड। तो ये एक दौर था उनका। जो और म्यूजिक भी थोड़ा क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल। मोस्ट ऑफ द फिल्म्स वो उनकी फिल्मों में या तो सलील चौधरी होते थे या सचिन दा होते थे। हाँ, या वो लाउड म्यूजिक नहीं होता था। नहीं, और मिनिमम म्यूजिकल अकम्पनीमेंट्स।
जी 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 जी। मतलब ये आई रिमेम्बर, आई थिंक सचिन दा ने एक बार कहा था, एक गाइड पिक्चर का जो गाना था ना, जो वहीदा रहमान पे आजकल पिक्चराइज जीने किया की था, तमन्ना है। आजकल जीने की, नहीं, वाज इट नॉट आजकल, दूसरा वाला जो वो रात पिया को तो से, जब पिया तो पिया से, तो से तो नैना उसमें लगे। जब देयर वाज अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन दैट, तो आई बिलीव उन्होंने जब सुना, कहा इट्स नाइस, बट ज़रूरी नहीं है कि शादी में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बजे, और समथिंग टू दैट इफेक्ट, ओके कि ओके। कभी कभी सिंप्लिसिटी में भी खूबसूरती है। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या अब जैसे फिल्म आनंद थी, सिंपल कैरेक्टर्स थे। जी, हाँ, बाबू मोशाय, बाबू मोशाई का हो, आनंद सहगल का हो, डॉक्टर कुलकर्णी का हो, और वहाँ भी मिसेस जीसा थी, नर्स बनी हुई थी। जॉनी वॉकर, हाँ पहली बार जॉनी वॉकर, ईसा भाई सूरत वाला, लगी शर्त, हर बात पे हाँ शर्त लगाते थे। हाँ अरे मुरारी लाल, तो कहने लगे। उसके बाद जब अमिताभ आते हैं तो वो कहते हैं, ना मैं मुरारी लाल हूं और ना ये जयचंद है। तो जॉनी वॉकर कहते हैं, आप तो भास्कर बनर्जी है ना, आपका नाम तो भास्कर बनर्जी है ना। तो बड़े सिंपल। और सिचुएशनल कॉमेडी। और दूसरी बात क्या थी, उनका और गुलजार साहब का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है। गुलजार साहब के मुकालमे और ऋषिदा की फिल्में, वो एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन रहा है। एंड दैट इज, हालांकि ऋषिदा डिड नॉट नो हिंदी और उर्दू वेरी वेल, पर ही गॉट द बेस्ट ऑफ राइटर्स, बेस्ट ऑफ सिंगर्स, या म्यूजिशियंस। यस यस। मतलब आई डोंट नो हाउ लैंग्वेज की ज्यादातर उनकी पकड़, फिल्मों में गाने मजरू सुल्तानपुरी के वही होते। मैं, हाँ वही बात है कि सबको साथ लेके चलते थे। जो भी मौजू होता था, जो भी एप्ट होता था, तो जैसे राज कपूर के लिए दिस वाज टू अंडरस्टैंड हिंदी उर्दू कॉमन, मतलब ही वुड अंडरस्टैंड इट, क्योंकि उनका बैकग्राउंड ही वो था, तो ही कैन अंडरस्टैंड म्यूजिक वगैरह, और जो डायलॉग्स हैं हिंदी उर्दू वो समझ लेते थे। तो आई वुड थिंक इट वुड बी ईजियर फॉर अ राज कपूर कंपेयर टू अ ऋषिदा। फिर भी इस पर मैं आपको एक बात बताता हूं। जी, मेरे किरदार का नाम था अलम, किस फिल्म में? नमक हराम में। अच्छा। अलम, वो मुझे बोलते थे आलम आलम। तो एक दिन गुलजार साहब ने उन्हें समझाया कि ये अलम है, आलम नहीं। क्या फर्क पड़ता है, एक ही सा तो साउंड होता है। नहीं, कहने लगे, आलम का मतलब पूरी दुनिया, आलम का मतलब एटमॉस्फेयर, और अलम का मतलब दुख, दर्द और रंज। क्योंकि ये शायर दुखी है, रंजूर है, इसलिए इसका नाम अलम रखा है। तो बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं थी। वो गाना है ना, अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो, आपकी परछाइयां का, मुझे दर्दो अलम दे दो। हाँ, मतलब यह है कि दर्द और जो रंज है वो तुम हाँ। मुझे दे दो। तो ये उन्हें बहुत से शब्दों से उनकी आशनाई नहीं थी। बट व्हाट अ डायरेक्टर ही वाज, व्हाट अ डायरेक्टर। Yeah. Tell me about the others, Raj Kapoor and the others you work. और कौन से डायरेक्टर्स आई कैन थिंक ऑफ उस एरा के? राज पे आते हैं अभी। राज साहब ने 1973 में नमक हराम देखी थी, और 1980 में जब वो प्रेम रोग की कास्टिंग कर रहे थे, तो रात के 3:30 बजे उन्होंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर रवि मल्होत्रा को फोन किया। लेकिन रवि, वो ऋषि ने एक मजदूरों की फिल्म पर बनाई थी, प्रॉब्लम पर। एक उसमें कैरेक्टर था, दुबला पतला लंबा सा भारी सी आवाज वाला, उसका नाम क्या है? सर रजा मुराद।
उनको लेकर आइए। पर वो आपके वालिद को जानते होंगे ना मुराद साहब? वो ये नहीं जानते थे कि मैं उनका बेटा हूं। अच्छा। वालिद साहब के साथ उन्होंने अंदाज में काम किया था, हाँ। लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं था क्या? मैं उनका बेटा हूं। खैर, वो बेचारा ढूंढता ढांढता आया मेरे घर। फोन मेरे घर में था नहीं। राज साहब ने बुलाया है। सेठ, राज साहब किसे बुलाया है? मुराद साहब को या मुझे? नहीं नहीं, तुम्हें बुलाया। मुझे? आर यू श्योर? राज साहब ने मुझे बुलाया? हाँ। मैंने कहा ठीक है, कब आना है? कहने लगे कल आ जाओ 2 बजे। रात को मुझे नींद नहीं आई। इससे पहले मैं कुछ फ्लैशबैक आपको सुनाता हूं। अक्सर मेरी शूटिंग्स होती थी आरके में, और मेरी नजरें राज साहब को तलाश करती रहती थी, लेकिन कभी उनके दीदार नहीं हुए। आई मस्ट हैव शॉट देयर फॉर अबाउट 25 मूवीज, बट आई कुड नेवर सी राज साहब। डब्बू के साथ काम किया था, ऋषि के साथ काम किया था। तो एक दिन मैंने डब्बू से कहा, यू आर डूइंग अ फिल्म कॉल राम भरोसे। तो मैंने डब्बू से कहा, डब्बू, आई वांट टू मीट राज साहब। Why do you want to meet Raj Kapoor? I said, I would love to work with him. Raza, the kind of films which Raj Kapoor makes, you won't fit into it. He makes hero-entertainment films. अब ऐसा है कि जो उसने महसूस किया वो कह दिया। ये नहीं था कि वो मुझे टाल रहा था। Whatever he thought, I may not fit into any characters. राज साहब की किसी फिल्म में मैं फिट नहीं हो सकता, वो अलग टाइप की फिल्में बनाते हैं। ये भी हो गया था। और एक और दिलचस्प आपको किस्सा सुनाता हूं। ये भी 50 साल पुराना किस्सा है। फिल्म फेस्टिवल चल रहा था मुंबई में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और नॉवेल्टी सिनेमा में एक पाकिस्तानी फिल्म दिखाई जा रही थी, बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन। तो हम देखने गए थे, राज साहब भी आए थे। इंटरवल हुआ, सब बाहर आए। राज साहब के हाथ में सिगरेट थी और इंटरवल खत्म हो गया था। सो ही वांटेड टू फिनिश हिज सिगरेट। तो बाकी तो सब अंदर चले गए थे और वो सिगरेट लेकर अंदर नहीं जा सकते थे, तो बाहर सिगरेट पी रहे थे। तो बाहर सिर्फ मेरे और उनके और कोई नहीं था, और 10-12 फीट का डिस्टेंस था हम में और उनमें। अब मैं हिम्मत जुटा रहा हूं कि इनसे मिलूं, अपना तारुफ कर रहा हूं। फिर सोच रहा हूं कि अगर नहीं पहचाना, अगर ये ठीक से नहीं मिले तो मेरा दिल टूट जाएगा। यही चल रहा था। सरसरी तौर पे उन्होंने मुझे देखा भी, लेकिन कुछ फोकस नहीं किया मेरी तरफ। और साहब वो सिगरेट खत्म करके अंदर चले गए, और बाद में मैं अपने आप को कोसता रहा कि हिम्मत नहीं जुटा पाए। हिम्मत, तुम कम हिम्मत हो। इतना अच्छा मौका था उनसे मिलने का, वो तुमने गंवा दिया। अब इससे और पुराने फ्लैशबैक पे जाते हैं। अभी मैंने आपको 1975 का ये वाकया सुनाया, 1980 का सुनाया। अब मैं आपको सुना रहा हूं 1964 का। बांद्रा लिंकिंग रोड में एक रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन था, नीलम नाम था उनका, और वहां राज साहब को बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया था। तो बड़ी भीड़ थी, संगम लगी, और बहुत बड़ी हिट थी संगम। तो वो एसी एंक्लोजर में अंदर बैठे हुए थे, और नॉन एसी और एसी एंक्लोजर के बीच में खाली शीशा था, जो उमूमन होता है। तो उन्हें देखने के लिए बड़ी भीड़ लगी थी। तो एक 12 साल का बच्चा
वो भीड़ को चीरता हुआ, लोगों को हटाता हुआ, किसी भी तरीके से वो शीशे तक पहुंचा। तो राज साहब खाना खा रहे थे, तो राज साहब को यूं देख रहा था वो। He was absolutely zapped. सोलह साल के बाद वही बच्चा राज साहब की प्रेम रोग में मेन विलन बना, वाह, और वो था रजा मुराद। बहुत खूब, बहुत खूब। बट योर फर्स्ट इंप्रेशन, ही वाज सो गुड लुकिंग, है ना? ही वॉज सो गुड लुकिंग, और उनकी आंखें। मैं उसी पे आ रहा हूं। रोशनी में ऐसा लग रहा था कि दो दो नीले हीरे चमक रहे हैं, और वो अपने ग्रे कलर का सूट पहने हुए थे। अब ये तकदीर होती है कि वही बच्चा 16 साल के बाद उनकी फिल्म में मेन विलन का किरदार करता है। एनी ऑफ दीज रोल्स विच हैज स्टेड विद यू कि हाँ, मैं मतलब ये रोल मैं इससे निकल नहीं सकता हूँ, ऐसे कोई रोल आपने किया हो कि वो बिल्कुल इज बीन पार्ट ऑफ योर लाइफ? नहीं 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 नहीं। नहीं। देखिए, ऐसा है, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ। आप कर पाते हैं? हाँ, जो किया है, पैकअप के बाद घर आ गए, घर आते हैं तो स्टूडियो के बारे में नहीं सोचते हैं, और स्टूडियो जाते हैं तो घर के बारे में नहीं सोचते हैं। ये दो जिंदगी के बहुत मेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, घर और स्टूडियो। तो कभी मैंने इनको मिक्स नहीं किया, और जो मैं करता हूं फिर मैं स्विच ऑफ कर देता हूं। सो रजा साहब, आई ऑलवेज वांट टू आस्क यू दिस कि अगर मैं किसी को बोलूं कि मैं रजा मुराद को इंटरव्यू करने जा रही हूँ, तो दे से द मैन विद द वॉइस। आपकी जो भारी आवाज़ है, वॉज दैट अ नेगेटिव और वॉज इट अ पॉजिटिव इन लाइफ फॉर यू? दोनों बातें। पहले बात करते हैं पॉजिटिव होने की। आवाज की वजह से मेरे बहुत फैंस हैं, ग्लोबली हैं, हर मुल्क में हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लो माई ट्रम्पेट्स, लेकिन ये फैक्ट है कि लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी लगती है। जी। कुछ रोल मुझे मेरी आवाज़ के लिए भी मिलते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि रजा मुराद की आवाज़ को इतनी अहमियत दी गई है कि रजा मुराद के टैलेंट को उसने डोमिनेट कर रखा है। जैसे आपने कहा, रजा मुराद बहुत अच्छी आवाज़ है, कोई यही नहीं कि अगर रजा मुराद इज अ वेरी गुड एक्टर, नहीं, यही आएगा कॉम्प्लीमेंट कि रजा मुराद बहुत अच्छी आवाज़ है। अरे यार, उसके टैलेंट की भी तो बात करो, उसने जो अलग अलग रोल किए हैं वो भी तो बात करो। उसने नमक हराम में शायर का रोल किया है, उसने प्रेम रोग में ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह का रोल किया है, उसने राम तेरी गंगा मैली में उसने भागवत चौधरी का रोल किया है, उसने बाजीराव मस्तानी में निज़ाम का रोल किया है, उसने जो मेरी अगली फिल्म थी उनके साथ पद्मावत, जलालुद्दीन खिलजी का रोल किया है। अलग अलग रोल किए हैं, और कभी एक रोल जो है वो दूसरे रोल से मेल नहीं खाता है। और लोगों ने हमेशा एक यही बात कही है कि भाई, आप बिल्कुल वो कैरेक्टर लगते हैं, यू डोंट लुक लाइक अ रजा मुराद बट यू लुक द कैरेक्टर। कोई वर्सटैलिटी की बात नहीं करेगा, कोई हाईली टैलेंटेड होने का खिताब नहीं देगा। आवाज़ बड़ी अच्छी है। फिर जो बाकी आपके हीरोज हैं, उनको थोड़ा सा लगता नहीं था कि उनको पतली सी आवाज़ है और आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं? आपकी ये भारी आवाज़ है। दैट बिकेम अ वेरी बिग डिसएडवांटेज फॉर मी। बहुत से वीक वॉइस रोल जो हीरोज थे वो कतराते थे काम करने के लिए।
आई मीन टू से द वीक वॉइस्ड हीरोज नहीं करते थे। और फिर जैसा कि मैंने आपसे ये बताया कि मेरा कोई ग्रुप नहीं था, मैं शाम को कभी किसी की पार्टी में नहीं जाता था, मैं जी हुजूरी या मैं वाहवाही नहीं करता था। तो वो भी मेरा एक माइनस पॉइंट था और एक आवाज़ भी। पर आपके जो डायलॉग डिलीवरी है, इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एक्टिंग। अगर जैसे अगर मैं रैंडमली कहूँ, सपोज वन वाज टू टेक से मिथुन चक्रवर्ती, गुड एक्टर, बट जो उनकी डिलीवरी है डायलॉग्स की, उसमें वो बंगाली एक्सेंट आ जाता है, आवाज़ पतली हो जाती है, इट जस्ट डजंट वर्क, यू नो। इवन अ ग्रेट एक्टर, अगर वॉइस, विनोद खन्ना, very good looking, amazing actor, but he was pitted against an Amitabh Bachchan at one point of time, जिनकी आवाज़ इतनी fabulous, his delivery was so good, comic timing हो जाए या angry, जो भी है, that is like 30 to 40% of your talent is not just emoting but ability to voice and to deliver it properly. आप में वो जो खूबी है वो 100/100 है अबाउट डिलीवरी ऑफ द थिंग. सो आई वुड थिंक दैट इज़ अ पॉजिटिव. बट वाई वुड यू थिंक सिर्फ उसी के लिए कि कंपटीशन में आप मात खा जाते हैं हीरो के साथ, है ना? देखिए, ऐसा होता है, ये जो मीडिया है इनके कुछ फेवरेट्स हो जाते हैं. हर फिल्म में जो इनके फेवरेट्स हैं वो कमाल का काम करते हैं, और कुछ उनके ब्लैक शीप्स होते हैं जो कमर्शियली सक्सेसफुल हैं, विलन, रन ऑफ द मिल काइंड के जो रोल करते हैं, वो भी तो एक आर्ट है. वो भी तो, जैसे मिसाल के तौर पे शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, कादर खान, प्रेम चोपड़ा, रंजीत, रजा मुराद, ये अपनी अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, लेकिन इनके बारे में कभी एक लाइन भी नहीं लिखी जाती. जो मीडिया के फेवरेट्स हैं, मीडिया सिर्फ उन्हीं के बारे में लिखता है. तो ये एक हमारे साथ दिक्कत है, और जाती भी है. जी हाँ. तो ठीक है, अब कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, कोई बात नहीं, लेकिन इस फील्ड में अपनी जगह बनाना, इस फील्ड में अपने फैंस बनाना, एक इज्जत कमाना, नाम कमाना, शोहरत कमाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. रजा साहब, राजकुमार के बारे में कुछ बताएंगे, कुछ किस्से? हाँ, बहुत ही दिलचस्प इंसान थे वो. और फिर मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ. मेरे वालिद मुराद साहब के वो बहुत अच्छे दोस्त थे, और एक बार वो जुहू बीच पर अपने एक फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गए थे. तो किसी ने कोई भद्दा कमेंट पास कर दिया था लेडी के बारे में. राज साहब को गुस्सा आया और राज साहब ने उसे इतना मारा कि ही डाइड. ओह गॉड. और राज साहब पे मर्डर का केस चला था. और क्योंकि वालिद साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे उनके, तो हर कोर्ट की हियरिंग पे वो जाते थे. दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स. And he was prosecuted, but ultimately he was acquitted. काफी, आपको ये बात नहीं मालूम? नहीं, मुझे नहीं पता था ये. काफी महीनों तक ये केस चला, and then he was acquitted. तो जब वो acquitted हुए तो वालिद साहब हम बच्चों के साथ उनके कॉटेज में गए. जुहू में उनकी कॉटेज होती थी. तो कुछ हार लेकर गए थे उन्हें पहनाने के लिए. और इस दरमियान वो पिक्चर बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे? बना रहे थे. अच्छा. ही वॉज इन द
फिल्म इंडस्ट्री, ये मदर इंडिया से पहले की बात है। ओके। हाँ, बट ही वॉज अ नोन एक्टर, पिक्चरें उनकी काफी आ चुकी थी। तो मुझे याद है जब उनकी कॉटेज में हम गए और मेरे हाथ में हार दिया गया कि मैं उन्हें पहनाऊं, और मैंने यूं जो देखा तो मुझे लगा कि मैं कुतुब मीनार को देख रहा हूं, इतना लंबा आदमी। सो व्हाट ही डिड, उन्होंने अपनी गर्दन बिल्कुल मेरे लेवल पर कर दी और मैंने उनको हार पहनाया। मेरा हाथ तो जा ही नहीं सकता था। कहाँ के रहने वाले थे? ये ही वॉज अ कश्मीरी पंडित। अच्छा। ही वॉज अ कश्मीरी पंडित, और इससे पहले ही वॉज अ पुलिस सब इंस्पेक्टर इन माइम। माइम में ये सब इंस्पेक्टर थे। तो वो किस्सा हुआ। फिर ही बिकेम अ वेरी बिग स्टार। पर वो जानी जिस वो तरह सब बाद में आ गया। बाद वो में आया जान- था। मदर इंडिया के बाद वक्त आई। हाँ। वक्त में ही बिकेम अ क्रेज ऑफ द नेशन। तो खुदा जब हुस्न देता है, नजाकत आई जाती है, देन ही बिकेम अ जानी। ओके। और फिर अच्छे अच्छे किस्से हैं उनके, बड़े मशहूर किस्से हैं। हाँ। एक बार, आप मिले थे उनसे अदर देन दैट नहीं नहीं, इंसिडेंट? मैं अभी आ रहा हूं ना, इस हाँ। 2 फिल्में की मैंने उनके साथ। अब वही बच्चा जिन्हें जानी कुतुब मीनार दिखाई दे रहे थे कि ये मेरा हाथ कहाँ कैसे पहुंचेगा, और उन्होंने अपनी गर्दन झुकाकर वो हार पहना, वही बच्चा एक फिल्म में उनका बॉस बना। वो जेलर हैं और मैं जेल मंत्री हूं, अच्छा। और मैं उन्हें डांट रहा हूं और वो सर सर करके बात कर रहे हैं। हाँ, ये हमारा हुक्म है जेलर। ये जेलर तो सिर्फ अपना ही हुक्म मानता है सर। तो काफी उनको मैं डांट पिलाता हूं। अब देखिए, ये भी उस किस्से की तरह है, राज साहब के किस्से की तरह है। कहाँ एक 5 साल का बच्चा और कहाँ कई साल के बाद वो उनका बॉस बन रहा है। उनके काफी पर काफी स्टाइलाइज्ड उनका डायलॉग डिलीवरी था ना, जी और हाँ। वो हर फिल्म में वैसे ही बात करते थे। लोगों को अच्छा लगता था। हाँ, वो एक्सपेक्ट करते थे कि वो ऐसे ही बोलेंगे। हाँ, लोगों को अच्छा लगता था। हाँ। तो एक उनका ये किस्सा है कि वो लंदन जा रहे थे। फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे, तो कुछ उनके फैंस उनके साथ तस्वीर खिंचवाना चाह रहे थे, हाँ। जो इकोनॉमी क्लास में थे। तो एयर होस्टेस से एक पैसेंजर ने रिक्वेस्ट की कि हम राज साहब से मिलना चाहते हैं। उनका एक आदमी जाएगा मिलने के लिए, ज़्यादा नहीं। तो एक बंदा गया उनके पास और कहा कि सर, कुछ आपके फैंस हैं जो आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। वो खड़े हुए और इकोनॉमी क्लास के बाहर खड़े हुए, चारों तरफ देखा, कहने लगे, जानी तुम कहाँ हमें धारावी में ले आए हो? ओए जाओ। जानी तुम कहाँ हमें धारावी में ले आए हो? आज कभी ना कह सकते कोई ऐसे। और बड़े बड़े किस्से हैं उनके। उनका एक किस्सा ये है कि बहुत रईस थे पहले से क्या? नहीं, दिल के रईस थे। दिल के रईस। उन्होंने अपनी जिंदगी टोटली अपने हिसाब से जी। अच्छा। जिंदगी अपने हिसाब से जी और किरदार अपने हिसाब से किए, काम अपने हिसाब से किया, अपनी शर्तों पे और अपनी कंडीशंस पे काम किया। उनका कोई लिंकअप नहीं हुआ ना किसी के साथ? अब हुआ होगा तो पता नहीं। मेरे को तो नहीं याद कि कई अमिताभ राज कपूर के बारे में हमने सुना। तो अब सुनिए ना, मैं आगे कुछ बता रहा हूं उनके बाद। तो उनका एक किस्सा ये है कि गंगा जमुना देखी उन्होंने। हाँ। क्या काम किया था दिलीप साहब ने। हाँ। तो गंगा जमुना देखने के बाद दिलीप साहब के घर आए रात के 1:30 बजे। दिलीप साहब बहुत कंफ्यूज थे कि हाँ। ये क्यों आए, 1:30 बजे क्यों आए। कहने लगे, जानी यूसुफ, हम तुम्हारी गंगा जमुना देख कर आ रहे हैं और आज हमें मालूम हुआ है कि इस मुल्क में सिर्फ 2 ही एक्टर हैं,
राजकुमार और दिलीप कुमार, ये कह के चले गए। मुझे ऐसे लगा जैसे वो सामने बैठे हैं, जिस तरह आपने कहा ना, वो अब ये किस्सा, हैं जैसे वो कहते थे। अब एक और किस्सा है उनका कि जीनत अमान से वो किसी पार्टी में मिले। जीनत अमान, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स, सो मनी हिट्स टू हर क्रेडिट, जीनत अमान। तो पार्टी में मिले, कहने लगे जानी आप माशाल्लाह इतनी हसीन हैं, इतना जिस्म आपका गुदाज है, आप जाज़िबे नजर हैं, आप फिल्मों में कोशिश क्यों नहीं करती? वो तो पानी पानी हो गई होंगी। पहली बात तो वो समझ ही नहीं पाई शायद कि ये कहने को क्या आप चाहते। फिल्मों में कोशिश क्यों नहीं करती? अब आई वुड नॉट लाइक टू नेम एन एक्टर, वेरी बिग स्टार। इनकी फिल्म का मुहूर्त था गलियों का बादशाह, न्यू कमर था, बाद में ही बिकेम अ वेरी बिग स्टार। तो जैसे ही जानी ने एंट्री ली फ्लोर पे, तो वो बाहर खड़ा हुआ था, तो उसने सलाम किया, तो जानी सलाम का जवाब देने के बजाय कुछ दीवार देखी और निकल दिए। फिर बाकायदगी से उनका तारुफ हुआ, उनका इंट्रोडक्शन हुआ। कहने लगे जानी आप वही है ना जो बाहर खड़े थे? अच्छी सर, हाँ, हमने समझा कि कोई स्ट्रगलर काम मांगने आया है। कौन है भाई? सब गूगल मारेंगे जो भी अब देखेंगे। नहीं, मैं नाम नहीं बता सकता। उनका नाम जानी कैसे पड़ा? नहीं, सबको जानी कहते थे वो, इसलिए उनको जानी। हाँ, अच्छा, सबको जानी कहते थे। पर क्यों? मतलब एक इनका तकिया स्टाइल- कलाम कलाम था। किससे तो उनके और बाद वो एक पिक्चर थी ना जहाँ राखी और हेमा मालिनी, वो कौन सी थी? और वो जो शेर ऐसे, वो शेर मुंह होता है, राखी एंड हेमा मालिनी। लाल पत्थर। लाल पत्थर, दैट वाज आल्सो क्वाइट अ स्कैरी थिंग। जिस तरह वो, और वो राखी भी, मतलब शी सो ब्यूटीफुल, एंड हेमा मालिनी का वो जो रुद्र रूप होता है, वो जो गुस्से हो जाती है कि यू ब्रॉट समबडी, आई मीन दैट वाज आल्सो ब्यूटीफुल। तो उनके तो बहुत से किस्से हैं जानी के। एक फिल्म कर रहे थे वो, तो सामने वाला एक्टर नर्वस हो गया इनको देखकर, डायलॉग भूल गया, हालांकि एस्टेब्लिश्ड एक्टर था। कहने लगे जानी अब कहां तक इन लाशों को हम अपने कंधों पे बिठा कर घूमते रहे? अमेजिंग। इनसे डायलॉग याद करवाइए। पाकीज़ा, how can we forget that? How can we forget that? Everybody remembers कि वो पाकीज़ा, मतलब एक और किस्सा उनका बड़ा दिलचस्प है। लाशें। Can you imagine किसी को कहो कि तुम लाश हो? कहां तक जानी इन लाशों को हम अपने कंधों पर उठाकर घूमते रहे? एक किस्सा बड़ा अच्छा है उनका, और मुझे किस्सा सुनाने वाला वही है जिसके साथ ये हुआ। हाँ मोहन चोटी। हाँ, of course। तो ब्लैक एंड वाइट एरा। नहीं, ये फिल्म थी, एक मिनट, फिल्म का नाम याद करता हूँ, मर्यादा। ओके। मर्यादा में इनका कैरेक्टर था, ये बहुत ही रहमदिल इंसान है, मददगार हैं लोगों की। तो मोहन चोटी ने सुनाया एक किस्सा कि इनका कैरेक्टर स्टेब्लिश करने के लिए एक डायलॉग था मोहन चोटी का कि मालिक, आपने मेरी माँ के इलाज के लिए जो पैसे दिए थे, उससे मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। मालिक, मैं आपका ये उपकार कैसे चुकाऊंगा? मालिक, आपके नहाने के लिए पानी गर्म करूं? मोहन चोटी ने रिहर्सल की, जानी बैठे हुए हैं। कहा, मालिक, आपने मेरी माँ के इलाज के लिए जो पैसे दिए थे, उससे मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा मालिक? मालिक, आपके नहाने के लिए पानी गर्म करूं? जानी ने कहा कि अब हम पर यह वक्त आ गया है कि मोहन बोलेगा और हम सुनेंगे।
अब शॉट शुरू हो रहा है। मोहन, इधर आओ। हमने तुम्हारी माँ के इलाज के लिए जो रुपया दिया था, सुना है तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। अरे भाई, इसमें एहसान मानने की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ नहाने के लिए पानी गर्म करो। आपने राज कपूर और ऋषिदा के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने आपको स्पॉट किया, तो नहीं कहूँगी, पर कैसे उन्होंने आपको कास्ट किया एक टिपिकल रोल के लिए विच दे थॉट दैट नोबडी एल्स कैन डू इट। संजय लीला बंसाली, उन्होंने कैसे आपको सिलेक्ट किया? आप संजय लीला बंसाली राज कपूर के बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, मेरे जूनियर भी हैं वहाँ इंस्टीट्यूट के, मेरे जूनियर भी हैं। हाँ। लेकिन मुझसे बहुत जूनियर हैं। तो जब पहली बार उन्होंने मुझे रामलीला के लिए बुलाया, तो जो हमारी आधे घंटे की मीटिंग थी, 25 मिनट प्रेम रोग की बात होती रही। ये सीन आपने कहाँ किया था? ये सीन राज साहब ने किस एंगल से लिया था? राज साहब का काम करने का क्या तरीका था? ही वॉज वेरी वेरी फैसिनेटेड बाय राज कपूर और फिल्म प्रेम रोग। और उनकी जो एक बहुत ही फेवरेट फिल्म है वो है राम तेरी गंगा मैली। वो कहते हैं कि जब राम तेरी गंगा मैली आती है तो मैं सब कुछ छोड़ के मैं वो आखिर तक वो फिल्म देखता हूँ। टेक्निकल रीजन के लिए कि स्टोरी टेलिंग? दिल को छूती होगी। अच्छा। दिल को छूती होगी। ही इज अ वर्कोहोलिक, ही इज अ परफेक्शनिस्ट, ही इज अ वेरी वेरी हार्ड टास्क मास्टर। अच्छा। उनको अगर आप बतौर एक्टर मुतमईन कर दें तो आप दुनिया के किसी भी डायरेक्टर के साथ काम कर सकते हैं। वॉट एवर ही वॉन्ट्स ही वॉन्ट्स, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट, वेरी वेरी अटेंटिव। जो कह रहे हैं गौर से सुनिए उनको क्या चाहिए, उसका नतीजा भी आता है, उसका रिजल्ट भी आता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि हर एक्टर उनके साथ काम कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके साथ काम करके कुछ एक्टर्स ये सोचें कि भाई ये एक्टिंग हमारे बस की बात नहीं है। जो चाहिए वो चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और सेट पे एक एक बारीकी पर उनकी आंख होती है। कपड़ों पर, कपड़ों के रंग पर, जो आपने माला पहनी है उस पर, आपके हेड गियर पर, आपके मेकअप पर, बैकग्राउंड के कलर्स पर, फ्रेम उनका कमाल का होता है। हाँ, एक भी वो जो डांस सीक्वेंस है प्रियंका चोपड़ा और दीपिका का, हाँ, वो मतलब देयर इज नॉट वन थिंग कि वो किसी के झुमके थोड़े बड़े हैं, किसी के कम हैं, या फिर लाइट ठीक नहीं है, या कलर वो पर्पल है तो यहाँ लाइलैक है, या मतलब वो शेडिंग भी, जी, एवरीथिंग उनका। ही इज अ परफेक्शनिस्ट, ही इज अ विजुअलाइजर। बट इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग टू सी इट ऑल्सो। मतलब एज अ व्यूअर विजुअली इट इज़ वेरी अब्जॉर्बिंग। अगर मैं आपको कहूँ कि आप जब संजय लीला बंसाली की पिक्चर देख के 3 घंटे के बाद बाहर आते हैं, यू आर ड्रेन्ड। डू यू अंडरस्टैंड? कि मतलब सारे इमोशंस आपके चल पड़े हैं। देखिए, दूसरी बात यह है उनके बारे में, आई थिंक ही इज द ओनली वन डायरेक्टर जिसकी अपनी ऑडियंस है। जैसे राज कपूर की अपनी ऑडियंस होती थी, राज कपूर की फिल्म देखनी ही देखनी है, उसी तरीके से संजय लीला बंसाली की भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है उनका फैन ग्लोबली, कि संजय लीला बंसाली की फिल्म देखनी ही देखनी है। क्योंकि देखिए, जो भी वो विजुअलाइज करते हैं वो पूरा का पूरा 100% सिडोलाइट पर ले आते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डायरेक्टर सोचता कुछ है,
पिक्चराइज कुछ होता है और दिखाई कुछ और देता है। उनका यह है कि जो उन्होंने सोचा है कि ऐसा मेरा फ्रेम होना चाहिए, वो वैसा ही होता है। और कहीं कहीं आपको उनके डांसेस में मुगल आजम की झलक दिखाई देगी। मुगल आजम में जो कोरियोग्राफी थी, कहीं ना कहीं मुगल आजम की झलक, क्योंकि वो मिरर्स जरूर होते हैं। आप जैसे यू इमेजिन मधुबाला व्हेन शी वाज पर्दा डांसिंग, नहीं जब कोई खुदा से बंदों से पर्दा करना क्या, तो आप अगर देख रहे हैं तो देयर इज ऑलवेज अ मिरर इमेज, मिरर जी, जी, व्हिच इज जी, हैपनिंग। जी, जी, जी। तो अब लाइक आई सेड, आई मीन दीपिका लुक्स फैबुलस, प्रियंका चोपड़ा लुक्स फैबुलस। अगर वो माधुरी के साथ कर रहे हैं या फिर आलिया के साथ काम करें, टोटली इन लव विद इमेज ऑफ द एक्ट्रेस इन फ्रंट, यू कैन सी दैट। शायद वो राज कपूर की तरह women oriented topics हैं, जी जी and lovingly covering the woman। मतलब you won't see कि वो जैसे गुड्डी आप देख रहे हैं, तो it's not necessary कि जया बहादुरी इज लुकिंग ब्यूटिफुल। लेकिन अगर आप आलिया को फर्स्ट फ्रेम से लेकर लास्ट फ्रेम तक देखें, आप संजय लीला बंसाली की पिक्चर में, शी इज परफेक्ट। देर इज नो इम्परफेक्शन इन संजय लीला बंसालीज एक्ट्रेस। वो शुरुआती फ्रेम से लेके आखिर तक वो खूबसूरत है, वो एक्टर। और परफॉर्म भी कर रही है, अब परफॉर्म भी कर रही है, ऑफ कोर्स, डांस भी कर रही है, हाँ, इमोट भी कर रही है। अब वो तो सारे रस हैं और उसमें। क्या है कि उनकी बहुत बड़ी टीम है, विच कीप्स एन आई ऑन एवरी डिटेल। पूरी टीम है और वो मॉनिटर पे देखते रहते हैं। जरा सा भी अगर कहीं फ्लॉ दिखाई दिया तो वो नहीं होना चाहिए। आई वुड कॉल हिम अ जीनियस। तो आपके कॉस्ट्यूम्स वगैरह उसमें भी आप, मतलब यू हैड नो से इन इट, जो वो कह रहे हैं वही करना आपने। बिल्कुल सही है। और जब पहला दिन हुआ मेरा इसमें पद्मावत में, तो 3-4 किस्म की दाढ़ियाँ बनवाई गई थी। तो वो तो अपने शॉट ले रहे थे फ्लोर पे, तो हर दाढ़ी लगाने के बाद उन्हें एक स्क्रीनशॉट भेजा जाता था मेरा। तो उस पे उन्होंने अप्रूव किया कि ये दाढ़ी ठीक है। इतना माइन्यूटली। तो अब फिर से करेंगे आप, उनके साथ एक्ट कर रहे हैं? हाँ, इनविटेशन तो आया है फिर। हाँ, नए प्रोजेक्ट के लिए। जी जी जी। ओके। तो ये 5वां प्रोजेक्ट होगा मेरा उनका। वाह। हाँ, एंड आई थिंक आई एम द ओनली एक्टर जो उन्होंने रिपीट किया होगा। 5 बार। 4 बार तो कर चुके हैं ऑलरेडी, हाँ, 5वीं बार इतना कॉन्फिडेंस है उन्हें। वेरी नहीं। नाइस। ही कॉल्स मी हिज लकी मैस्कट। अच्छा, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं, क्योंकि यू हैव एक्टेड इन दैट फिल्म जोधा अकबर। जब मैं पाकिस्तान गई थी तो आई वेंट टू सम लोकेशन एंड आई सेड कि वहाँ पे लोग थे, एंड आई सेड ये अकबर ने किया था, दिस बड़ा ही घटिया इंसान था वो। सो आई जस्ट लुक्ड एंड इट वाज द टाइम जब वो जोधा अकबर रिलीज हुआ था। तो मैंने आई जस्ट लुक्ड एंड आई सेड आपने यू हैवंट सीन मुगल आजम? ही सेड हाँ देखा तो था। सो जोधा अकबर यहाँ पे बैंड है। जोधा अकबर वाज बैंड इन पाकिस्तान के, हमने तो नहीं देखा, हम नहीं देखेंगे उस आदमी। सो आई रियलाइज दैट माई गॉड, वी डोंट अंडरस्टैंड हियर दैट यहाँ पे जैसे हम औरंगज़ेब के बारे में सोचते हैं, वहाँ पे वो अकबर के बारे में सोचते हैं। सो दे हैड नॉट, जो हिंदुस्तानी फिल्म के बारे में तो वो पागल हैं बिल्कुल। पाकिस्तानी में ऐसे दे लव एवरी, बट जोधा अकबर वॉज बैंड की, जोधा अकबर नहीं देखेंगे। बट डिड यू एंजॉय वर्किंग ऑन जोधा अकबर? ऑफ कोर्स, यू लाइक? यस यस यस। हाँ, उनके साथ मैंने पहले भी एक फिल्म की थी, बाजी, और ये मेरी दूसरी फिल्म थी। वो भी होल हार्टेडली बनाते हैं फिल्म, और कोई कसर रखते नहीं हैं। और ये जो उन्होंने जोधा अकबर में एक पहलू दिखाया है उन्होंने, जोधा और अकबर का, हाँ, जो कि आपको किसी और फिल्म में नहीं दिखाई दिया होगा। मुगल आजम में आपको वो पहलू नहीं दिखाई दिया होगा जो इसमें था। हाँ, तो
वो एक अच्छी बात है उनमें कि मुझे इतना ही दिखाना है अकबर के बारे में। बायोपिक नहीं है। बायोपिक नहीं है। हाँ, शुरू कहानी होती है, उसके बाद वो जोधा से मिलते हैं, उसे पसंद करते हैं, शादी होती है। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा टर्न्स एंड ट्विस्ट नहीं थे। इतनी बड़ी हिस्टोरिकल फिल्म होने के बावजूद कैरेक्टर्स में सिंप्लिसिटी थी। और ऐश्वर्या राय भी मतलब उनकी आँखों को जो है, जो उनकी खूबसूरत आंखें हैं, उनको स्याह कर दिया गया था कॉन्टैक्ट लेंसेज के थ्रू, उनको काला कर दिया गया था। तो वो एक जितना दिखाना चाहते थे उन्होंने उतना ही दिखाया। पर थोड़ा सा आई मीन सम ऑफ अस वर एटलीस्ट लिटिल डिसअपॉइंटेड कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट हमने फादर सन कॉन्फ्लिक्ट हमने मुगल आजम में देखा, वो जोधा अकबर में यू डिडंट सी एनी ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट। एक फिर क्या, वो दूसरी कहानी है। पर देखिए, अगर कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हैं तो फिर लोग यही कहते हैं कि ये तो मुगल आजम की नकल कर रहा है। पर क्यों नहीं बनी मुगल आजम और अनारकली? फिर कभी नहीं बन सकी। कि आसिफ कहाँ से लाएंगे, वो भी पृथ्वीराज बात। कपूर कहाँ से लाएंगे, हाँ, दिलीप कुमार कहाँ से पर लाएंगे? पृथ्वीराज कपूर की आवाज आपकी आवाज थोड़ी बहुत नहीं। खैर, मेरा उनका लोग नहीं कहते आपको कि मेरा- आपकी आवाज और उनकी आवाज थोड़ी बहुत मिलती जुलती है? एक थिएट्रिकल भारी आवाज, मतलब नहीं, उनकी जो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने पृथ्वीराज कपूर, के आसिफ और मधुबाला को इस दुनिया में एक मिशन पर भेजा था कि आपको मुगल आजम बनानी है। मिशन पूरा हो गया, उन तीनों को ऊपर वाले ने बुला लिया। वो मिशन पर आए थे क्योंकि दूसरा की आसिफ पैदा नहीं हुआ, दूसरा पृथ्वीराज कपूर पैदा नहीं हुआ, और दूसरी मधुबाला पैदा नहीं हुई। और किसी ने ट्राई भी नहीं किया ना कि वो ऐसी फिल्म बना सके। ट्राई करना भी नहीं चाहिए। यू वुड बी ए टोटल फेलियर अगर आप मुगल आजम दोबारा बनाएं। और हालांकि मुगल आजम डिड नॉट डू वेल इनिशियली। नहीं, अनारकली डिडंट डू वेल। अनारकली डिडंट डू वेल इनिशियली। और नहीं, मुगल आजम के बारे में तो हमने देखा भी है कि मंडे को एडवांस बुकिंग खुलने वाली थी, सैटरडे से लाइन लगनी शुरू हो गई थी। सैटरडे से लोग सो रहे थे, घर से खाना आता था, और लाइन जो है बॉम्बे सेंट्रल से महालक्ष्मी तक पहुंच गई थी मराठा मंदिर में। इतनी लंबी लाइन थी। पर आजकल फिल्में इतनी बड़ी हिट क्यों नहीं होती? इज इट बिकॉज एक फिल्म रिलीज, उन दिनों एक फिल्म रिलीज होती थी फ्राइडे को, या 2 फिल्में रिलीज होती थी बस, और कुछ नहीं था। आजकल एक फिल्म रिलीज होती है, OTT भी कुछ चल रहा है, सेल फोन पे भी कुछ चल रहा है। देखिए, Distractions. मैं आपको उसकी वजह बताता आज के दौर के बारे में हूँ। पहले क्या था, 100 डेज, 25 वीक्स, 50 वीक्स, 60 वीक्स, 75 वीक्स, 100 वीक्स। आज ये है 1 करोड़ क्लब, 2 करोड़ क्लब, 3 करोड़ क्लब, 4 करोड़ क्लब, 500 करोड़ क्लब, 1000 करोड़ क्लब। आजकल ये हो गया है। आजकल क्या है कि ड्यूरेशन नहीं है, आज कोई मेन थिएटर नहीं है। आपको 2 हफ्ते में 5000 प्रिंट निकालकर आपको अपनी कॉस्ट कवर करनी है, और आपको क्लब में शामिल होना है कि कौन से क्लब में आए हैं आप। 200 में है, 400 में है, 600 में है। तो एक मेन थिएटर होता था, वो मराठा मंदिर हो, वो इम्पीरियल हो, वो नोवेल्टी हो, वो अप्सरा हो, वो रॉक्सी हो। वहाँ 50-50 हफ्ते फिल्म चलती थी मेन थिएटर में। आज कोई मेन थिएटर नहीं है। आज उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हमारी फिल्म कितने हफ्ते चलेगी, हमारी फिल्म जल्द अज जल्द कितना रुपया बटोरेगी।
ये एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है। पर आज के ज़माने में वो फिल्में बनानी भी मुश्किल है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है, आप फेमिनिस्ट वाली फिल्में ही लगा सकते हैं, या फिर सिर्फ अल्फ़ा मेल वाली फिल्में, हीरो जो है वो कभी गलत नहीं कर सकता, उसने उसमें सारी खूबियाँ होनी चाहिए, जैसे ही वो गलत करेगा कुछ तो देर विल बी एंगर। क्योंकि जैसे एनिमल फिल्म के बारे में था कि आप अगर हीरो को दिखा रहे हैं कि वो वायलेंट है, तो उसका मतलब है कि सब सोचेंगे तो ये तो लाइसेंस है कि हम भी ऐसे कर सकते हैं। अगर रणबीर जो हमारा हीरो है अगर ऐसे कर सकता है तो कर सकते। सो दिस सो मच ऑफ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व इन दिस। और बाकी जो पिक्चरें बनी थी पद्मावत के लिए, उसके आई थिंक देयर वाज दिस होल कि हमारे कम्युनिटी के ऊपर आप ऐसे नहीं कह सकते, हमारे कास्ट के ऊपर आप ऐसे नहीं कह सकते। बनानी भी मुश्किल है ना पिक्चरें। नहीं नहीं, देखिए ये बंदिशें, ये मुश्किलात कुछ लोग क्रिएट करते हैं जस्ट टू बी इन द लाइमलाइट, जस्ट टू शो दियर माइट, हाउ स्ट्रांग वी आर। और फिर कई बार अंडर द हैंड, अंडर द टेबल कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है। ऐसा भी होता है। पहले अपनी ताकत दिखाओ, धमकी दो कि हम फिल्म लगने नहीं देंगे, टीवी पे आके डिबेट करो, एज ए पैनलिस्ट बैठो, खूब गालियां वालियां दो, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज, स्पेशल शोइंग हो जाती है आपके लिए फिर, स्पेशल शो। और उसके बाद कॉम्प्रोमाइज हो जाता क्योंकि है। जब ये पद्मावत रिलीज हुई तो सरकार ने ये कहा था कि हम इस फिल्म को चलने देंगे, तो पूरा पुलिस का कंटिंजेंट लगा हुआ था थिएटर्स में। पुलिस वालों को सारे डायलॉग याद हो गए थे फिल्म देखते देखते। वो रिपीट करते थे कि अब ये डायलॉग होने वाला है। अच्छा। उन्हें बिठाते थे अपने ऑडिटोरियम में ताकि कोई गड़बड़ ना हो, तो फिल्म देखते थे, तो सारे डायलॉग उनको याद हो गए फिल्म वालों को, सॉरी पुलिस वालों को। जी। पर आजकल की जनरेशन में वो पेशेंस है 2-2.5 घंटे की पिक्चरें देखने के लिए? सब रील वाले हैं ना बच्चे आजकल। हाँ, देखिए मैक्सिमम 2 घंटे की फिल्म चल जाती है। 3 घंटे की फिल्म लोग देख नहीं पाते हैं। अगर लगान फिर से बने तो 3 घंटे की तो कोई बैठेगा नहीं। नहीं बैठेगा, आज नहीं बैठेगा। नहीं है ना। आज नहीं बैठेगा। हाँ, मैंने इंटरव्यू किया तिग्मांशु धुलिया का, और वो कह रहे थे कि ये जो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है आज के बच्चों में, जो सारा टाइम सेल फ़ोन पे रहते हैं, रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक, ये सब करते हैं, तो इसे कि जो एक्टर्स हैं, अगर मैं अपने एक्टर का एज अ डायरेक्टर मैं एक्टर को बोलूँ कि आप यहाँ से वहाँ तक चलिए, दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा देखिए और फिर आप बैठ जाइए, कहते वो चला जाता है और 2 मिनट में वो भूल जाता है इंस्ट्रक्शन, क्योंकि उसके माइंड में वो कुछ और चल रहा था जब मैं उनसे बात कर रहा था। तो क्या जब आप एक्टिंग करते हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि यू एक्टेड विद लेजेंड्स जी। राइट फ्रॉम 40-50 years you've been acting, क्या आप देखते हैं? 54 years. 54 years। तो क्या आप देख रहे हैं कि आपके जो को स्टार्स हैं उनमें वो सस्टेनिंग पावर ऑफ इंफॉर्मेशन, टू रिटेनिंग पावर मैं कहूँ, वो नहीं है आज के एक्टर्स में? देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। हमें जो ट्रेनिंग दी गई थी कि यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव एंड ओबीडियंट टूवर्ड्स योर डायरेक्टर, वेदर ही इज राइट और रॉन्ग। आप हम्बली कोई सजेशन उसे दे सकते हैं, लेकिन आप कोई चीज उस पर फोर्स नहीं कर सकते। डोंट आर्ग्यू विथ हिम, सजेशन दीजिए, सर अगर ऐसा कर लें। आज क्या है, एटीट्यूड बड़ा कैजुअल हो गया है, दे टेक इट वेरी कैजुअली। 5 साल में FTII एज ए फैकल्टी गया, जब हम वहां स्टूडेंट थे तो सबसे जो लोएस्ट अटेंडेंस थी वो 94% थी, और 80% स्टूडेंट्स की अटेंडेंस 100% थी। जी, 100%। और जो सबसे कम थी वो 93-94% थी।
अब जब हम पढ़ाने गए उसी इंस्टीट्यूट में, जमाना बदल गया था, युग बदल गया था, दौर बदल गया था। शॉर्ट्स पहन के आ रहे हैं और उबासी ले रहे हैं। अगर उन्हें वॉशरूम जाना है तो आपसे पूछेंगे भी नहीं, चले जाएंगे। फिर ये होता था कि प्री लंच सेशन में 16 स्टूडेंट्स हैं और पोस्ट लंच सेशन में सिर्फ 8 हैं। तो ये कैजुअल एटीट्यूड हो गया है, विच इज नॉट गुड, Not good at विच इज all. नॉट हेल्दी। हाँ, क्योंकि वहां तो ठीक है, आप FTII की छत्र छाया में हैं, लेकिन दुनिया तो वहां से शुरू नहीं होती, दुनिया मुंबई से शुरू होती है। तो हर चीज को कैजुअल लेना, अटेंटिव ना होना, ओबीडियंट ना होना, देन यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ दैट। फिर आप वो एटीट्यूड नहीं चलता है यहाँ पे। एंड अर्ली सक्सेस, जो आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो 20-22 साल में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं बिकॉज ऑफ आजकल एक दौर चला है। मैं आपसे विलन के बारे में बात करी थी कि जब आपने विलन का रोल भी किया तो देर वॉज अ डार्क एलिमेंट बट देर वॉज अ ग्रे एलिमेंट ऑल्सो। कॉमेडी में भी ऐसे होता है कि कुछ डार्क एलिमेंट होता है, कुछ स्लैपस्टिक कॉमेडीज़ भी होती हैं, एक जॉनी लीवर टाइप ऑफ ह्यूमर भी है, एक जॉनी वॉकर टाइप ऑफ कॉमेडी भी है। आजकल लोग जो है, आई मीन स्पेशली आज देयर इज दिस कंट्रोवर्सी रणवीर अलाहाबादिया को लेकर कि वो जो उन्होंने कहा वो इतना डार्क एरिया में चला गया दैट इट वाज नॉट ह्यूमर। व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट वो बहुत ही भद्दे किस्म का जो आइडिया है और उसको वर्बलाइज करना हमारी सोसाइटी में इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। आप क्या कहेंगे इस बारे में? स्मिता, मैं ये कहूँगा कि ये बेहूदगी, ये बदतमीजी कई सालों से चल रही है, लेकिन कभी किसी ने नोटिस नहीं किया, और नोटिस किया तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये कब से चल रहा है? और ऐसे शोज होते हैं कि आप तो फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकते, या आप अपने कानों पर हाथ लगा लें, ऐसी ऐसी बातें होती थी। एंड इवन द गर्ल्स, आई यूज्ड टू वंडर कि ये जो बातें चल रही हैं ये घर भी तो जाते होंगे, ये क्या, आर्ट दे आंसरेबल टू देयर फैमिलीज? ऐसी बातें कर रहे हैं आप, ऐसी भद्दी, ऐसी गंदी, ऐसी अश्लील बातें कर रहे हैं आप। कोई रोक टोक नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। ये इसका नतीजा, ये कब से चल रहा है। पर जब रणवीर ने माफ़ी मांग ली और कहा कि मैंने गलती की, कॉमेडी इज़ नॉट माई सीन, और मैंने ये कोशिश किया, तो डोंट यू थिंक कि वहाँ पे बात रुक जानी चाहिए थी? ये सेल्फ करेक्शन करनी है या फिर इस पे कोई लीगल मतलब पुलिस एक्शन होना चाहिए? अब देखिए, ये तो सरकार के हाथ में है। कुछ लोगों ने केस भी किया है। हाँ, उन्होंने माफ़ी मांगी है, अच्छी बात है। अगर आपसे गलती हो गई, टू अर्न हिज ह्यूमन, गलती इंसान से होती है। अगर उन्होंने माफ़ी मांगी है तो उसे भी कंसिडर करना चाहिए। जुबान फिसल जाती है कभी कभी, जवान को ज़्यादा ही फिसल गई। तो अब देखिए, ये तो कोर्ट के हाथ में है। फिर भी ये कहूँगा मैं कि वो बंदूक से निकली गोली हो या जबान से निकला शब्द हो, वो वापस होता नहीं है। और कई बार शब्दों के घाव जो हैं वो बहुत गहरे हो जाते हैं। तो अब ये बात तो अब अदालत में पहुंची है, अदालत ही इसका फैसला करेगी। अब उनकी माफ़ी को अदालत कितना कंसिडर करती है, दैट इज टू बी सीन। That is also true. I'm going to come back to you. My team tells me कि आपके साथ एक बार ऐसा हुआ था that a love interest went wrong. क्या हुआ था वो किस्सा? आपकी टीम ने मेरे बारे में कोई अच्छी बातें नहीं बताई। पर वो मोहब्बत में ऐसे किस्से हो जाते हैं ना। हाँ 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 हाँ,
मोहब्बत करके पहली बार मैंने लिटरली अपनी नाक कटवाई थी। वो बच्ची थी, मैं भी बच्चा था, 5 साल का होऊंगा। मोहल्ले में रहती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो मुझे पसंद नहीं करती थी, मैं उसे पसंद करता था। एक आध बार मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की तो उसने मुझे धुतकार दिया। फिर मैंने सोचा कि एक आध बार और कोशिश करते हैं। अब 5 साल का बच्चा, वो भी इतनी ही बड़ी होगी, तो मैंने पकड़ के उसे पकड़ा और उसे मैंने प्यार करने की कोशिश की, तो गुस्से में उसने मेरी नाक काट ली और नाक से मेरे खून बहने लगा और मैं बहुत जोर से रोया एंड द नोज वॉज ब्लीडिंग। फिर मेरे घर वाले आ गए तो उस बच्ची से कुछ कहा नहीं, वो भी बच्ची थी, मेरी उम्र की थी। तो प्यार का ये पहला तजर्बा मेरा कि प्यार में मैंने 5 साल की उम्र में नाक कटवा दी अपनी। और एक्चुअली में इश्क कब हुआ? ये अंदर की बात है। कोई बात नहीं, पॉडकास्ट में तो बता सकते हैं आप। ये अंदर देखिए क्या है कि इंसान है जो इश्क नहीं करता है या जिसके दिल में मोहब्बत का जज्बा नहीं है, उसमें और एक बेजान पत्थर में कोई फर्क नहीं है। हाँ। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे वाकयात आते हैं, लेकिन एक बहुत ही आपको अनयूजुअल बात बताता हूं और जो भी मैं आपसे कहूंगा आपको यकीन करना पड़ेगा। 1982 में मेरी शादी हुई और 1971 में मैंने लाइन में एंट्री की, फिल्म लाइन में एंट्री की। तो मुझे मेरे मतलब की कोई लड़की, जो मेरा कंसेप्शन था, आई वॉन्टेड टू गेट मैरिड अर्ली। मैंने सोचा 25-26 साल की उम्र में शादी कर लूंगा। तो लड़की की तलाश जारी थी। तो मेरे मतलब की लड़की मुझे मिल नहीं रही थी और कई लड़कियों को देखा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी में मुझे कोई कमी दिखाई दी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं परफेक्ट हूं या मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन जब इंसान जीवन साथी की सोचता है तो वो सोचता है कि पूरी जिंदगी साथ बितानी है, तो दुल्हन वही जो पिया मन भाए। खैर, तो मेरी वालिदा ने कहा कि तूने बहुत लड़कियां देख ली, बहुत रिजेक्ट कर ली, अब मैं तेरे लिए लड़की देखने जाती हूं। तो वो भोपाल गई और भोपाल में मेरी होने वाली बीवी को देखा, पसंद किया और आ गई वापस, कहने लड़की मैंने तेरे लिए देख ली है, तू मिलेगा? मैंने कहा नहीं, मुझे आपकी पसंद पे पूरा भरोसा है, आप गलत लड़की मेरे लिए देख ही नहीं सकते। कुड यू बिलीव इट कि बात तय हो गई, तारीख तय हो गई। मैंने मेरी बीवी की तस्वीर तक नहीं देखी थी। यू हैव टू बिलीव इट, जो मैं कह रहा हूं। आई डिड नॉट सी हर फोटोग्राफ। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट अबाउट माई मदर्स चॉइस दैट वुड नेवर गो रॉन्ग। अब सुनिए, तो शादी में कुछ 1.5 महीना बाकी था, तो मैं भोपाल गया। ये भोपाल की रहने वाली थी। तो टारमेक से जब मैं प्लेन से उतरा और आई वॉज वॉकिंग टूवर्ड द टारमेक, एक लड़की देखी मैंने खड़ी हुई, जिसके हाथ में एक गुलाब का फूल था। दिस इज माई फ्यूचर वाइफ, ये लड़की मेरी वुड बी वाइफ है, यही है। एंड आई वॉज राइट। एक इंस्टिंक्ट था, बहुत लोग खड़े हुए थे वहां, लेकिन एक कमल अलग ही खिल रहा था। मैंने कहा ये मेरी बीवी है, ये मेरी होने वाली बीवी है, और वही थी। तो
वाकई किसी भी एक्टर के लिए ये बात बहुत ही अनयूजुअल है। कोर्टशिप्स होती हैं, आप मिलते हैं, आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, आप तस्वीर ही देख लेते हैं। मैंने तस्वीर भी नहीं देखी थी और बात पक्की हो गई। And the reason why everybody wonders is क्योंकि it's such a glamorous world. आपके इर्द गिर्द इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, and for the women also very handsome guys. Is it difficult for men and women to resist temptation in this field? और रिश्तों को कायम रखना, मतलब if you have had an arranged marriage or whatever, जब you're spending so much time with very good looking people. बट यू शुड हैव द पावर ऑफ रेजिस्टेंस। वो होना जरूरी है कि कहाँ मुझे लक्ष्मण रेखा खींचनी है, कहाँ मुझे इसके पार नहीं जाना है, जिसकी आंच मेरे घर तक नहीं आनी चाहिए। इंसान है, वी आर ह्यूमन बींग्स, समटाइम्स वी गेट कैरीड अवे बाय थिंग्स, बट यू शुड नो मुझे ये लाइन क्रॉस, इसके आगे मुझे नहीं जाना है, क्योंकि यू आर आंसरेबल टू योर फैमिली, यू आर आंसरेबल टू योर किड्स, यू आर आंसरेबल टू योर वाइफ। और घर बड़ी मुश्किल से बनता है, और टूटने में कितना वक्त लगता है? एक लम्हा लगता है। विश्वास टूटने में कितना लम्हा लगता है? एक लम्हा लगता है। जी। तो ये जो बातें हैं ये सब टेम्पररी हैं। इन्हें आप घर तक मत लाइए। समटाइम्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर के दोस्तियां हो जाती हैं। अब वो दोस्ती कहां तक आपको लेके जाना है ये आपको सोचना है, बिकॉज other person has nothing to lose. Your family, your happiness is at stake. For example, Zeenat Aman is your sister, जी, your cousin. जी। तो उनकी ज़िंदगी में भी there was a lot of issues which happened to her. अब वो आके she's talking about it, लेकिन कई साल तक she didn't talk about the troubles that she has gone through. आपने भी देखा होगा what happened, wrong choices that happened in her life. कभी कभी हो जाता है ना। रॉन्ग चॉइसेस भी होती हैं और डेस्टिनी भी होती है। समटाइम्स हम इंसान हैं, हम कोई कंप्यूटर नहीं है। कई बार चॉइस आपकी गलत हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि जिस इंसान को आप जैसा समझ रहे हैं उसकी कलई बाद में खुलती है। ऐसा भी होता है। आप मजहर से मिले थे? मेरा अच्छा दोस्त था। फिर क्या हुआ फिर? He was a good friend. We did lot of films. मैंने उसकी गैंग में भी काम किया। He fell ill. उसकी तबीयत खराब रहने लगी and he couldn't recover. लेकिन बीमारी में भी वो शूटिंग करता रहा। But he became very lean, thin and weak. अब क्या बीमारी थी हमने पूछा नहीं, अच्छा नहीं लगता पूछना। But unfortunately he could not survive. But he was a very good friend of mine. जी। Many actors that you've acted like this, जब आप देखते हैं that in the best of times they broke. Many people there are like this, जो they couldn't cope with it. I mean, you see Sushant Singh, what happened with him. ऐसे कई हैं। Is it that what is the reason that this happens so much? You know, suicides that take place इस इंडस्ट्री में। देखिए ऐसा है, आप दिव्या भारती की भी बात कर रहे जी। थे। हाँ। ऐसा है, देखिए कि सक्सेस को पचाना बहुत मुश्किल होता है। पैसा आता है, पैसे को हजम करना भी मुश्किल होता है। बट ये जो फेम है, ये जो एक सेलिब्रिटी स्टेटस है, इसे हजम करना बहुत मुश्किल होता है। कहाँ आप एक ऑर्डिनरी सिटीजन हैं, कहाँ आप सड़कों पे घूम रहे हैं और एक रात में रातों रात आप ओवरनाइट आप स्टार हो जाते हैं। आपके पास पैसा आना शुरू होता है,
आपके नए दोस्त बनते हैं, हैंगर्स ऑन जमा होने लगते हैं। गर्ल्स यू नो दे सराउंड यू। तो अचानक जो इतनी बातें एक साथ होती हैं, वो हजम करना, वो कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए बहुत बहुत जबरदस्त हाजमा चाहिए। आपका डाइजेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो यही होता है। सुशांत सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि ही टुक अ फ्लाइट टू बैंकॉक, जो मैंने पढ़ा है, फॉर विच ही पेड 80 lakhs। अपने फ्रेंड्स के साथ वो बैंकॉक गया एक चार्टर्ड फ्लाइट में, और उसने 80 लाख रुपए दिए उस फ्लाइट के। एंड देन ही हैड, वो किराए के मकान में रहता था, 5 लाख रुपए महीने उसका किराया था। बहुत बड़ी बात है। तो खांसी आ रही। जब इतने खर्चे हो जाते हैं, जब आप इतना खर्चा करते हैं, जब आप पार्टीज करते हैं, फिर कहीं ना कहीं जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, झोल भी आते हैं। जब झोल आते हैं तो रिश्तेदारियों में भी झोल आते हैं, फ्रेंडशिप्स में भी झोल आते हैं। फ्राइडे टू फ्राइडे जो है, जब आपकी फॉर्च्यून फ्लक्चुएट करती है, तो वो लोग जो बहुत आपके करीब होते थे, वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह, आज यूं मिलते हैं जैसे कभी पहचान ना थी, ऐसा भी हो जाता है। तो ये भी जो सिचुएशन आती है, इसे भी लेना और इसे भी कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कि कहाँ मेरी ये शान शौकत थी, कहाँ हर वक्त मैं अपने लोगों से, फ्रेंड्स से, एडमायरर से, लड़कियों से घिरा रहता था, और आज तो कोई भी नहीं है मेरे आसपास, पैसा भी नहीं है। ये बातें होती हैं। आखिर में एक सवाल, अगर आपको वो रोल्स ऑफर होते, गब्बर, मोगैम्बो, या फिर व्हाट वाज इट, शान में मोगैम्बो ही था ना, शान, हाँ, शाकाल। शाकाल, अगर ये रोल्स आपको ऑफर होते, आप क्या अलग तरीके से करते, या वाज दैट फाइन कि हाँ मुझे ये मिलता तो मैं कुछ और ही करता? देखिए, ये जितने भी रोल्स के आपने जिक्र किए हैं, ये सब एक लेजेंड हो गए हैं। और गब्बर का जो रोल था, जिस तरीके से अमजद खान ने उस रोल को निभाया, उसका कॉस्ट्यूम, उसके दांत, उसकी आंखों का घूमना, उसका वो डायलेक्ट, उसका तंबाकू चबाना, उसका सरकास्टिक होना, उसका गुस्सा होना, ये मैं समझता हूं कि अमजद ही कर सकता था ये, और कोई नहीं कर सकता था। और क्योंकि नया था वो, ही वॉज अ रॉ टैलेंट हु वॉज पिटेड अगेंस्ट द स्टॉलवर्ड्स, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया बद्री। वो तो कैरेक्टर जो है वो इमोर्टलाइज कर दिया अमजद ने। यू कैन नॉट थिंक अबाउट इट। कोई इतना अच्छा नहीं कर सकता था। बाकी जो 2 कैरेक्टर्स के बारे में आपने अर्ज किया है, शाकाल करता, लेकिन हो सकता है मैं इतना अच्छा नहीं करता। एक तो बाल मुंडवाने होते हैं, आपको सिर मुंडवाना होता। हाँ, वो मैं 19 कर लेता, इतना अच्छा नहीं कर सकता था जितना उन्होंने किया है। कुलभूषण खरबंदा ऑल्सो, हिज वॉइस इज सच जी, कि अगर आप सिर्फ ऑडियो सुने तो यू नो दैट इट्स कुलभूषण खरबंदा। दैट थिंग इज देयर। पर वो हीरो और विलन, मतलब हीरो नहीं, कैरेक्टर आर्टिस्ट या सपोर्टिंग एक्टर्स, ही गॉट गुड रोल्स, जैसे आपने किया है। जी। उन्होंने भी कई रोल्स ऐसे किए। कोई ऐसा रोल जो आपको लगा कि आई विश आई हैड गॉट दिस? किसका रोल मतलब? एनी रोल दैट यू फेल्ट कि हाँ मुझे ये वाला रोल अगर मुझे मिलता तो मैं इसे खूब निभाता। देखिए स्मिता, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैंने कई बार शान देखी है,
और मुझे ऐसा लगा है कि कुलभूषण ने परफेक्ट रोल किया है। वो एक एक शॉट उसने कमाल का दिया है। ही इज टोटली इनटू द कैरेक्टर। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये फिल्म रमेश सिप्पी ने शोले के बाद बनाई थी, तो डायरेक्ट कंपैरिजन होने लगा गब्बर से। आई थिंक ही वॉज एक्सीलेंट एज शाकाल, लेकिन कंपैरिजन गब्बर से हो रहा है। वेयर वुड यू स्टैंड नाउ? या वो तो आइकॉनिक था ना। हाँ, गब्बर और वो का। मुगैम्बो का एक बड़ा एक क्रेजी कैरेक्टर था। एक उसकी अलग प्रेजेंटेशन थी जो शेखर कपूर ने अमरीश पुरी को दी थी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे हिस्से में रोल्स नहीं आए हैं। आई हैड द प्रिविलेज ऑफ प्लेइंग अमरीश पुरी's बॉस इन राम लखन, सर जॉन। करेक्ट। अब किससे मौका मिलता है अमरीश पुरी का बॉस बनने का? बॉस। किसे मौका मिलता है? अगर ये जमीन नहीं, वो मेरा आसमां तो आसमां तो है। है। ये क्या कम है कि कोई मेरा मेहरबान तो है। मुझे भी बहुत कुछ मिला है। बहुत खूब। अमरीश पुरी का मैं बॉस बनता हूं, वो मुझसे घबरा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझसे एज एन एक्टर घबरा रहे हैं, सिचुएशन वाइज वो मुझसे घबरा रहे हैं। हाँ। और एक और फिल्म थी मेरी, फूल और कांटे। हाँ। अल्टीमेटली आई किल अमरीश पुरी। हाँ। क्लाइमेक्स में मैं उनकी जान ले लेता हूं और वो गिड़गिड़ा रहे हैं। गिड़गिड़ा रहे हैं मेरे आगे। ये नहीं है कि उसमें मेरी कोई ग्रेटनेस है, सिचुएशन है गिड़गिड़ाने की। लेकिन ऐसे मौके आपको कहाँ मिलेंगे जहां अमरीश पुरी आपसे सर करके बात कर रहा है और आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है और आप उसे बख्श नहीं रहे। वाह। चलिए, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच दैट यू स्पेंड टाइम विद अस, और आपने इतने सारे किस्से सुनाए विच वाज सो इंटरेस्टिंग, एंड इट्स बीन ब्यूटीफुल 1.5 hours टॉकिंग टू यू। नहीं, लेकिन मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। जी। मैंने आपके सारे पॉडकास्ट देखे हैं, जी। इतने इंटरेस्टिंग हैं। शुक्रिया। और पता नहीं आप में ऐसी क्या बात है, क्या आप में ऐसी शख्सियत है कि जितने भी एक्टर्स को आपने इंटरव्यू किया है, सब के सब इतनी ईमानदारी के साथ आपसे बात कर रहे हैं और कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो पहले उन्होंने कभी नहीं की। ऑल ऑफ देम। तो इसमें ये आपकी बड़ाई है कि आप किस तरीके से उनसे बात करती हैं, किस तरीके से आप उनसे सच उगलवाती हैं। सो टोटली इसका क्रेडिट मैं आपको दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं सारे के सारे देखें और माशाल्लाह आपकी व्यूअरशिप भी लाखों में है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इट्स अ ब्लेसिंग कि आप आए एंड आपने मुझे इतना कुछ कहा। आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। Don't take it as a flattery. I No, mean not it. at all. Of course. I mean it. No. I admire you that you can say this to me. I mean, I never say that anything about you is inauthentic. आपका हर चीज़ जो है, चाहे एक्टिंग हो या your voice itself carries so much of strength and authenticity. शुक्रिया. Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.